मैं जब गर्भवती हुई तो मुझे मछली खाने की अजीब ही जबरदस्त लत लग गई। एक दिन में 5-5 मछलियां खा जाती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी प्लेट ही निकल जाऊं। मुझे डर लगने लगा कहीं पोषण असंतुलित न हो जाए, इसलिए मैंने इंटरनेट पर मदद के लिए पोस्ट किया। किसी ने कमेंट किया, सिर्फ मछली ही खाती है भाई, तुम्हारी बीवी क्या रात में भी बहुत पानी पीती है? मैं चौंक गया, तुम्हें कैसे पता? वो फिर बोला, तुम दोनों की मुलाकात क्या नदी किनारे हुई थी? मैंने कहा हाँ, लेकिन इसका मछली खाने से क्या लेना देना? उसका जवाब आया, खत्म हो गया। दिन में मछली, रात में पानी, ये पानी की आत्मा का संकेत है। अगर उसने खाना छोड़ दिया तो आत्मा वापस आ सकती है। भाई तुम्हारी किस्मत खराब है। मैं गुस्से में बोला, बकवास मत करो। लेकिन जैसे ही मैंने फोन नीचे रखा, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि मेरी बीवी सच में मुझे मछली पकड़ते समय ही मिली थी। मैंने बगल में सो रही अपनी पत्नी की ओर देखा, उसके चेहरे को छुआ, वो गर्म था। ये कैसे हो सकता है कि वो कोई जलात्मा हो? मैंने खुद को समझाया, मैं ज्यादा जागने की वजह से बेवकूफ हो गया हूँ। इंटरनेट की बकवास पर विश्वास कर रहा हूँ। हमारी मुलाकात बहुत रोमांटिक तो नहीं थी, लेकिन काफी अनोखी थी। उस दिन मैं एक गुप्त जगह पर मछली पकड़ रहा था और लगातार मछलियां मिल रही थी। मैं बहुत उत्साहित था। तभी दूर पानी में कुछ सफेद सा तैरता हुआ दिखा। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली और डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। वो कोई प्लास्टिक बैग नहीं था, वो सफेद कपड़े पहनी एक औरत थी। मैं तुरंत उसे किनारे खींच लाया। लगभग 15 मिनट तक उसे बचाने की कोशिश की और फिर एम्बुलेंस बुला ली। बाद में पता चला उसका नाम संगीता था। वो बहुत सीधी और दयालु थी। उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ गया था, इसलिए उसने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। किस्मत से मैंने उसे बचा लिया। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और सिर्फ 3 महीने में शादी भी कर ली। शादी के बाद सब कुछ बदलने लगा। पहले संगीता शाकाहारी थी, मांस को हाथ तक नहीं लगाती थी। मैंने उसे मनाने के लिए कई बार अपने हाथ का बना हुआ मांस खिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बाथरूम में जाकर उल्टी कर देती थी। रोहित सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं कर रही। उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं उसे कभी मांस खाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। शादी के दूसरे महीने वो गर्भवती हो गई और उसी दिन से वो पूरी तरह बदल गई। जो लड़की पहले मांस को छूती तक नहीं थी, अब खुद मछली खाने की जिद करने लगी और उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि एक बार में 7 से 8 किलो मछली भी कम पड़ जाती। 3 टाइम का खाना बढ़कर 5 टाइम हो गया। मुझे डर लगने लगा, इसलिए मैं उसे कई बार अस्पताल लेकर गया, लेकिन हर बार रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई। लेकिन आज रात कुछ बहुत डरावना हुआ। मैंने उसके लिए कई बड़ी मछलियां बनाई थी, लेकिन उसने मछली का सिर और कांटे तक चबा लिए। और सबसे डरावनी बात, वो मछली खा नहीं रही थी, वो उसे निगल रही थी। तभी मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। वही इंटरनेट वाला आदमी फिर से मैसेज कर रहा था, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, क्या तुम अपनी बीवी से कालीघाट गांव में मिले थे? जाकर कालीघाट गांव का रहस्य सर्च करो। मेरे माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि मैं सच में वही मछली पकड़ने गया था। मैंने तुरंत सर्च किया। 3 मछुआरे पिछले साल अचानक मर गए थे। रात के 3 बजे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक संगीता उठकर बैठ गई। मैं तुरंत लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरी पीठ को घूर रही है। मेरे दिमाग में उस इंटरनेट वाले की बातें गूंज रही थी। तुम जानते हो वो 3 लोग कैसे मरे? सब पानी में डूब कर मरे। जब उनकी लाश मिली, उनके शरीर के अंदरूनी अंग गायब थे। और सबसे अजीब बात, मरने से पहले उन्होंने एक एक मछली पाली थी और उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहते थे। क्या तुम्हारी बीवी के शरीर पर मछली जैसा कोई निशान है? अगर है तो वो मछली औरत है। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मेरी बीवी के कान के पीछे सच में एक हल्का भूरा निशान था, जो बिल्कुल मछली जैसा दिखा था। मछली औरत पानी के बिना नहीं रह सकती। तुम कोशिश करो, उसे रात में पानी मत पीने देना। एक दिन भी नहीं टिकेगी और अपना असली रूप दिखा देगी। अगली रात मैंने चुपके से पानी की सप्लाई बंद कर दी। आधी रात को वो फिर उठी, नल खोला, पानी नहीं आया। वो हंसकर बोली, लगता है सोसाइटी में पाइपलाइन खराब हो गई है, कल ठीक करवा दूंगी। फिर वो वापस आकर सो गई। मैं हैरान था, कहा था कि पानी नहीं मिलेगा तो बेचैन हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद को बेवकूफ समझने लगा। तभी वो फिर उठी। नींद में मुझे लगा वो मेरी उंगली को छू रही है। अचानक हल्का दर्द हुआ। मैं जाग गया। वो मेरी उंगली काट रही थी। घाव से खून निकल आया। मैं घबरा कर बोला, तुम क्या कर रही हो? वो बोली, मीठा है। मैं कुछ और पूछा। उससे पहले वो संतुष्ट होकर सो गई। अब मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। तभी फोन फिर से बजा। वही आत्मा ज्ञान नाम का आदमी था। उसने लिखा, ये मछली औरत बहुत चालाक है, उसे पता चल गया है कि तुम उस पर शक कर रहे हो, इसलिए उसने पहले से पानी जमा कर रखा होगा। क्या मछली औरत इंसान खाती है? मैंने जवाब दिया। उसने अभी मेरी उंगली काटी और खून पिया। उसका जवाब आया, अगर उसने तुम्हारा खून पी लिया तो समझ लो आत्मिक ऊर्जा सक्रिय हो गई है। इसका मतलब उसका शरीर अब ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। 7 दिनों के अंदर या तो वो किसी और के शरीर पर कब्जा करेगी या पूरी तरह पागल हो जाएगी। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। मेरे पास लेटी संगीता शायद सो चुकी थी। मैंने उसकी बाहर निकली हुई हथेली की तरफ देखा। उसकी त्वचा खुरदुरी हो चुकी थी, जैसे उस पर पपड़ी या छिलके निकल रहे हो। क्या सच में जैसा उस ऑनलाइन वाले ने कहा था, वो अपनी त्वचा बदलकर मछली के छिलके उगा रही थी? मैंने तुरंत फोन उठाकर पूछा, क्या मैं भाग सकता हूँ? जवाब आया, जिसका खून उसने पी लिया वो तुम्हें निशान बना चुका है। तुम जहाँ भी जाओगे वो तुम्हारी गंध सूंघ कर तुम्हें ढूंढ लेगी। मैं डर कर बोला, तो फिर मैं क्या करूँ? वो बोला, घबराओ मत, अपना पता भेजो, मैं खुद आकर तुम्हें बचाऊंगा। पूरी रात डर में बीती और मैं सुबह होने के करीब ही सो पाया। आंख खुली तो देखा संगीता मुझे देकर मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में एक तेज कांच का टुकड़ा था। मैं डर के मारे झट से खड़ा हो गया। वो बोली, सुनो सॉरी, मैं तुम्हें दवा लगाने जा रही थी, लेकिन गलती से टेबल से टकरा गई। मैंने नीचे देखा, दवा जमीन पर बिखरी पड़ी थी। फिर वो मुझे जबरदस्ती लेकर एक क्लिनिक गई और मेरे हाथ की पट्टी करवाई। वो डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब मेरे पति का हाथ कट गया था और फिर उन्होंने कच्चा मांस छू लिया, क्या इससे इन्फेक्शन हो सकता है? डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। तब जाकर वो शांत हुई। क्लिनिक से बाहर निकलते ही मैंने उससे पूछा, कल रात तुम मुझे क्यों जगा रही थी? वो बोली, मैंने इंटरनेट पर देखा था, जानवर जब घायल होते हैं तो अपने घाव को चाटते हैं, इससे वो जल्दी ठीक होता है। उसकी मासूम शक्ल देखकर मुझे बहुत ग्लानि हुई। संगीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, न ही उसे माता पिता का सही मार्गदर्शन मिला था। वो ज्यादातर चीजें इंटरनेट से सीखती थी। उसकी पूरी दुनिया मैं ही था और मैं एक अनजान
अनजान इंसान की बातों में आकर उसी पर शक कर रहा था। मैंने कहा, पगली, इंसान की लार में बैक्टीरिया होते हैं, घाव छाटना ठीक नहीं होता। वो बोली, सॉरी, अब ऐसा नहीं करूंगी। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। वही आत्मा ज्ञान वाला मैसेज आया, किसी भी हालत में उस मछली औरत को तुम्हारे घाव के पास मत आने देना। मैं आज रात ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैंने गुस्से में जवाब दिया, मत आओ, मेरे घाव पर पट्टी हो चुकी है। मेरी पत्नी वैसी नहीं है जैसी तुम कह रहे हो। मैं उसे लेकर अपने गांव जा रहा हूँ। तुम आकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। हम दोनों 8 घंटे की ड्राइव करके गांव लौटे। घर पहुंचने से पहले ही मेरे फोन पर कई मैसेज आए, भाई तुम पक्के हो कि तुम सही अस्पताल गए थे? जो दवा डॉक्टर ने लगाई वो शायद दवा नहीं थी। मैं चौंक गया। अगर दवा नहीं थी तो क्या थी? मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने जवाब दिया। क्या उस क्लिनिक का कोई बोर्ड नहीं था? और डॉक्टर, क्या वो गूंगा था? मैं सोच में पड़ गया। संगीता उससे बात कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ सिर हिला रहा था। क्या वो सच में गूंगा था? मैं झल्लाकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर डॉक्टर गूंगा था तो क्या हुआ? मैं अब गांव आ चुका हूँ, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? उसने तुरंत जवाब दिया, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी बीवी और वो डॉक्टर एक ही गैंग के हैं। उन्होंने तुम्हारे घाव के साथ जरूर कुछ किया है और तुम उसे गांव ले आए। ये तो खुद अपने घर में खतरा बुलाने जैसा है। मैंने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन उसने आखिरी मैसेज भेजा, गांव पहुंचने के बाद किसी भी हालत में मछली मत खाना। मैंने सोचा, इतनी झूठी बातें कर चुका है, अब इस पर भरोसा करूंगा तो सच में बेवकूफ कहलाऊंगा। रात 10 बजे हम गांव पहुंचे। मैं थकर सीधे सो गया। अगली सुबह मेरे दोस्त गुड्डू का मैसेज आया, अरे तू आ गया, लल्लन भी आया है, कल मेरे घर मिलते हैं। मैं उठा और संगीता से बात करने गया तो देखा वो एक बाल्टी में मछलियां लेकर खड़ी है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोली, पड़ोस वाली आंटी ने दी है, उनके यहाँ ज्यादा थी, उसने मेरे लिए मछली निकालकर परोसी। मेरा दिल घबराने लगा। मुझे आत्मा ज्ञान की बात याद आई, मछली मत खाना। मैंने मना किया, लेकिन अचानक संगीता का व्यवहार बदल गया। उसने जबरदस्ती मछली मेरे मुंह में ठूंसने की कोशिश की। उसकी ताकत अचानक बहुत ज्यादा हो गई थी, जैसे किसी ने उसे काबू कर लिया हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और बाहर भाग गया। भागते समय मुझे एहसास हुआ मेरे हाथ का घाव फिर से खुल गया था और खून पट्टी को भिगो रहा था। मैंने तुरंत पट्टी हटाई और तेज सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आई। मैं हैरान था, कल तक तो कोई बदबू नहीं थी, एक रात में ये कैसे हो गया? मैंने पीछे मुड़कर देखा, संगीता दरवाजे पर खड़ी थी और अपने हाथ से मछली की चमड़ी धीरे धीरे उतार रही थी। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। अचानक वो मेरी तरफ झपटी और मछली की चमड़ी मेरे घाव पर चिपकाने लगी। मैं चिल्लाया, रुको, ये मत करो। संगीता, तुम्हें क्या हो गया है? धक्का मुक्की में मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो पीछे जाकर पत्थर से टकराई और बेहोश हो गई। अब मुझे उस पर तरस नहीं आया। मैं पानी से घाव धोने ही वाला था, तभी किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया। मत धो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी मुझे जाना पहचाना लगा। गुड्डू, वो बोला, हाँ मैं ही हूँ। ये कपड़ा पानी में मंत्र से डुबोया गया है, इससे तुम्हारे हाथ पर लगी बुरी शक्ति हट जाएगी। मैं चौंक गया। तो इंटरनेट पर मुझसे बात करने वाला तुम ही था? वो बोला, हाँ, मैंने अपने दादा की विद्या सीखी है, अब मैं एक तांत्रिक हूँ। कभी कभी इंटरनेट पर लोगों की मदद करता हूँ। वही आत्मा ज्ञान मैं ही था। मैं घबरा गया। तो क्या संगीता सच में मछली औरत है? क्या तुम उसे रोक सकते हो? वो बोला, ये आम मछली औरत नहीं है, ये 7 मरी हुई औरतों की आत्माओं से बनी है। ये लोगों की आत्मा लेकर उन्हें अपनी जगह मरवाती है। अगर मैं इसे एक बार हरा भी दूं तो ये पास के किसी पानी में जाकर फिर से जीवित हो सकती है। इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए इसके अंदर की सभी आत्माओं को बाहर निकालना पड़ेगा। उसने कहा, मैंने ये बात हमारे गांव के 13वें बाबा को बता दी है। कल जब वो आएंगे तो ये मछली औरत कहीं नहीं बच पाएगी। जाने से पहले गुड्डू ने मुझे एक मछली पकड़ने वाली डोरी दी। उसने कहा, इसे अपने हाथ पर लपेट लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगी, और याद रखना किसी भी हालत में घाव पर पट्टी मत करना। मैंने उस डोरी को अपने हाथ पर लपेट लिया, फिर संगीता को उठाकर कमरे में ले आया। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि सामने आंगन में गंगाराम काका खड़े मुझे घूर रहे थे। गंगाराम काका अंधे थे। बचपन में उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की थी। जैसे ही मैं उनके पास गया, वो घबराकर बोले, अरे लल्ला, ये तेरे हाथ में क्या लपेट रखा है? ये तो पुनर्जन्म वाली डोरी है, इसे तुरंत उतार वरना जान चली जाएगी। मैं चौंक गया। क्या काका, कैसी डोरी? ये तो गुड्डू ने दी है, मछली पकड़ने वाली डोरी है बस। काका बोले, नहीं, इसमें बहुत भारी अशुभ शक्ति है, इधर आ, मुझे सूंघने दे। फिर अचानक वो चौंक कर बोले, तू घायल है, ये डोरी आत्मा को बांध देती है और तेरे घाव पर जो लगाया गया है वो तुझे बलि बनाने के लिए है। मेरे दिमाग में तुरंत गुड्डू की बात आई, घाव पर पट्टी मत करना। मैं घबरा कर पीछे हट गया। काका बोले, तुझे पता है ना, तेरी बीवी इंसान नहीं है। मैं सन्न रह गया। उन्हें भी पता चल गया था। वो बोले, तेरे घाव पर केंचुए की मिट्टी लगाई गई है और ये डोरी आत्मा को बांधने वाली है। तू अब एक बलि का पात्र बन चुका है, जिसे उस मछली औरत को चढ़ाया जाएगा। मैं अंदर से कांप उठा। गुड्डू ने कहा था, अगर तुम बलि बनोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन काका कह रहे थे, तुझे उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं पूरी तरह उलझ गया। काका ने आगे कहा, तेरे हाथ में घाव है और ऐसी मछली औरत खून की गंध पर टूट पड़ती है। इस गंध के सहारे वो तुझे ढूंढकर पूरा खा जाएगी, एक और भी नहीं छोड़ेगी। अब मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना आ गया। मैं सोचने लगा, ये डोरी तो गुड्डू ने दी है, क्या वो सच में मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? काका बोले, अब भी नहीं समझा? गुड्डू तुझे बलि क्यों बना रहा है? तभी मुझे जैसे होश आया। गंगाराम काका बचपन से मुझे जानते थे, दादा दादी के भी बहुत करीब थे। उन्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत? लेकिन अगर गुड्डू ही आत्मा ज्ञान है तो हो सकता है शुरू से ही उसने मुझे निशाना बनाया हो। ये सोचते ही मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं गुड्डू के पास जाकर सच्चाई पूछने ही वाला था कि तभी काका बोले, तुझे पता है मुकेश कल रात मर गया। मैं चौंक गया। क्या? कल ही तो मिलने की बात कर रहा था, अचानक ऐसे मर गया? काका ने मुझे एक ताबीज दिया। ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था। एक जोड़ी थी, दूसरा तेरी दादी के पास था। इसे पहन ले और कभी मत उतारना। मुकेश को वो लोग मार चुके हैं, तू बहुत संभल कर रहना। मैंने ताबीज को देखा। गुड्डू की छिपी हुई बातों के मुकाबले मुझे काका पर ज्यादा भरोसा हुआ। ऊपर से ये ताबीज बिल्कुल असली लग रहा था और मेरी दादी भी ऐसा ही पहनती थी। मैं वापस गाड़ी में आकर सोने की सोचने लगा। मैं उस ताबीज को ध्यान से देखने लगा। तभी मेरी नजर उसके एक कोने पर पड़ी। वह थोड़ा टूटा हुआ था। मुझे तुरंत याद आया, बचपन में मैंने चुके से दादी का ताबीज लिया था और गलती से गिराकर उसका कोना तोड़ दिया था। अब मेरे हाथ में वही ताबीज था। मैं डर के मारे कांप गया। लेकिन ये ताबीज तो दादी के साथ दफनाया गया था, फिर ये यहाँ कैसे आया? अब मैं पूरी तरह उलझ गया। गुड्डू कह रहा था,
डोरी बांधो, पटी मत करो, काका कह रहे थे। डोरी उतारो, घाव बांधो। आखिर सच कौन बोल रहा था? मैंने फोन निकालकर आत्मा ज्ञान को मैसेज किया। गंगाराम काका ने मुझे एक ताबीज दिया है, तुम क्या सोचते हो? लेकिन मैसेज जा ही नहीं रहा था। बहुत सोचने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। आखिर मैंने हार मान ली। मैंने ताबीज और डोरी दोनों हाथ में लपेट ली। सोचा मरना तो है ही, तो सो ही जाता हूँ। मैं ऐसे ही आधी नींद में सो गया। अचानक मुझे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई कीड़ा अंदर रेंग रहा हो। फिर किसी ने मेरे घाव पर कुछ चिपकाया, बहुत गर्म, जैसे जल रहा हो। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें भारी थी। मैं बड़बड़ाया, ये क्या हो रहा है? संगीता है या गुड्डू? तभी मुझे तेज मछली जैसी बदबू आई। मुझे लगा अब वो मछली औरत मुझे खा जाएगी। लेकिन कुछ पल बाद मेरे सीने में जो रेंग रहा था वो जलकर खत्म हो गया और एक अजीब सी जली हुई मांस की गंध आने लगी। मेरे हाथ का घाव भी अब जलना बंद हो गया। तभी संगीता ने मुझे झकझोर कर उठाया। उठो, बड़ी मुसीबत हो गई। वो घबराकर बोली, ये ताबीज तुम्हें कहाँ से मिला? अभी ये तुम्हारा खून चूस रहा था, थोड़ी देर और होती तो तुम मर जाते। मैंने नीचे देखा, ताबीज की डोरी जल चुकी थी। संगीता बोली, मैंने तुम्हारे घाव पर आग वाला मंत्र लगाकर पट्टी की, वो कीड़ा आग से डर गया, तभी ये ताबीज खून चूसना बंद हुआ। फिर वो गुस्से में बोली, तुम हर चीज क्यों पहन लेते हो? इस ताबीज पर जो बना है वो असली भगवान नहीं है, ये आयु खाने वाला तांत्रिक चिन्ह है। इसे पहनोगे तो ये धीरे धीरे तुम्हारी उम्र खा जाएगा। फिर उसने मेरे हाथ की डोरी देखी, और ये डोरी तुमने इसे भी पहन रखा है, ये आत्मा को खा जाती है और इंसान की आत्मा और शरीर को अलग कर देती है। ये सब आखिर हो क्या रहा था? अगर संगीता की बात मानूं तो गुड्डू और गंगाराम काका दोनों मुझे मारना चाहते थे। मैंने सोचा था कि जहर से जहर काटूंगा, लेकिन असल में मैंने खुद को डबल खतरे में डाल दिया था। और जिन दो लोगों ने कहा था कि संगीता मुझे नुकसान पहुंचाएगी, वही संगीता अब मेरी जान बचाने वाली बन गई थी। मैंने सिर उठाकर संगीता की तरफ देखा। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, कल की तरह पागल या डरावनी नहीं। मैंने उससे पूछा, कल तुम मुझे जबरदस्ती मछली क्यों खिला रही थी? वो बोली, इंटरनेट पर देखा था, काली मछली खाने से घाव जल्दी भरता है। मैंने पूछा, तुम पहले तो मांस छूती भी नहीं थी, अब इतनी मछली क्यों खा रही हो? वो मुस्कुराकर बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, डॉक्टर कहते हैं मछली खाने से बच्चे का दिमाग तेज होता है। मैं खुद तो इतनी होशियार नहीं हूँ, डर लगता है कि बच्चा भी मेरे जैसा ना हो जाए। मैंने फिर पूछा, और कल तुम मेरे घाव पर मछली की खाल क्यों लगा रही थी? वो मासूमियत से बोली, वो गलत था क्या? उसकी भोली शक्ल देकर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। क्या सच में मैं ही ज्यादा सोच रहा था? तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा जो मैसेज पहले नहीं जा रहा था वो अब चला गया था। उधर से जवाब आया, क्या उस ताबीज के अंदर कीड़ा है जिसे शैतानी कीड़ा कहते हैं, उसे शरीर के पास रखना बिल्कुल मना है। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन फिर से नेटवर्क चला गया। तभी मुझे याद आया, आत्मा ज्ञान तो गुड्डू ही है। मैसेज नहीं जा रहा तो मैं सीधे उसके पास जा सकता हूँ। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मैंने देखा गंगाराम काका के घर का दरवाजा बंद था। आमतौर पर इस समय वो बाहर धूप में बैठे रहते थे, लेकिन आज वो दिख नहीं रहे थे। मैंने आवाज लगाई, काका घर पर हो? अंदर से कुछ छूटने जैसी आवाज आई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। काका सामने खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। गर्दन पर काले काले धब्बे थे, जैसे खून जम गया हो, और मुझे ऐसा लगा उनकी त्वचा पहले से ज्यादा झुर्रीदार हो गई है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने पूछा, काका उस ताबीज की लाल डोरी गायब हो गई है। ऐसा क्यों? काका बोले, उस ताबीज में बहुत ताकत होती है, उसकी लाल डोरी तुम्हारी जान बचाती है। लगता है कल रात उस औरत ने तुम पर वार किया। मैंने भरोसा नहीं किया तो काका अचानक पुरानी बात बताने लगे। तुझे याद है सुनील? मैं चौंका, हाँ। क्या हुआ उससे? काका बोले, तू जब गांव छोड़कर गया था उसके बाद वो गायब हो गया। फिर जब रिजल्ट आया तो पता चला कि गुड्डू उसकी जगह कॉलेज चला गया। ये बात तुझे नहीं पता थी ना? मैं सन्न रह गया। काका आगे बोले, कुछ साल पहले पहाड़ के पास वाले तालाब में सुनील का बैग मिला। सोच, इतने साल वो पानी के नीचे ही रहा होगा, या फिर वो अब किसी और का रूप लेकर बदला लेने वापस आया है। काका की अंधी आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो काका? गुड्डू तो लड़का है, वो कैसे उसकी जगह पड़ सकता है? काका बोले, सुनील को बचपन में उसके माँ बाप ने लड़के की तरह पाला था, उसका जेंडर भी गलत दर्ज था, तू खुद जाकर देख ले। फिर काका बोले, गुड्डू ने तुझसे ये बात छुपाई और तुझे वो खतरनाक डोरी पहनाई। सोच, वो ऐसा क्यों करेगा? अब मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था। अगर संगीता बराबर सुनील है तो वो मुझे क्यों मारेगी? और अगर मारना ही था तो शहर में ही क्यों नहीं मारा? गांव आने का इंतजार क्यों किया? तभी काका बोले, वो औरत सिर्फ किसी को मारने नहीं आई, वो अपने दुश्मनों से बदला लेने आई है और उन्हें अपना बलि का शिकार बनाना चाहती है। मेरे कानों में गूंजने लगा, याद कर, तेरे दोस्त यश, मुकेश सब अचानक मरे हैं, अब सिर्फ मैं और गुड्डू बचे थे। अगर उसका दुश्मन अभी जिंदा है तो वो या तो मैं हूँ या गुड्डू। मैं सीधे गुड्डू के पास पहुंचा। मुझे देखते ही उसने शांत स्वर में कहा, तू आ गया। जैसे उसे पहले से पता था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। उसने बिना कुछ बोले मुझे एक पुराना कीपैड फोन दिया। मैंने तुरंत पहचान लिया, ये सुनील का फोन है। गुड्डू बोला, सब कर्मों का फल है। फिर उसने सच्चाई बताई, यश सुनील को पसंद करता था। एक दिन रिजल्ट के बाद हम सब ने शराबी, उसने तेरे नाम से सुनील को मैसेज किया और उसे पहाड़ के पीछे वाले तालाब पर बुलाया। जब सुनील वहाँ पहुंचा और उसे पता चला कि तू नहीं आया तो वो जाने लगा, लेकिन यश ने उसे जबरदस्ती रोका और प्यार का इजहार करने लगा। धक्का मुक्की में सुनील तालाब में गिर गया और वो तालाब जैसे उसे तुरंत निगल गया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। यश डर गया और उसने हम सबको चुप रहने के लिए मजबूर किया। बाद में यश भी मछली पकड़ते समय मर गया। तभी मुझे लगा कुछ गलत होने वाला है, लेकिन इस बार तू अपनी पत्नी को गांव ले आया। और उसी रात मुकेश भी मर गया। गुड्डू की आंखें नम हो गई। हम तीनों ने गलती की थी, हमारी मौत तो तय थी, लेकिन तू बेगुनाह है, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। उस औरत के दिमाग में अब सिर्फ बदला है और वो तुझे भी दुश्मन समझ रही है। तू उसके झांसे में मत आना। मैं वहीं जम गया। तो सुनील कभी गायब नहीं हुआ था, वो उसी दिन मर गया था। मेरे अंदर सिर्फ पछतावा और डर बचा था। मैं गुड्डू से और सवाल पूछने ही वाला था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित, तुम अंदर हो? ये संगीता की आवाज थी। गुड्डू तुरंत सतर्क हो गया। उसने मुझे इशारा किया, उसके साथ जाओ, कोई हरकत मत करना। मैं आ रहा हूँ। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था संगीता के शरीर से फिर वही अजीब ऊर्जा निकल रही है। वो बोली, तुम अपना फोन घर पर भूल गए थे, अब
तभी एक आदमी का कॉल आया था जो खुद को आत्मा ज्ञान बता रहा था। मैंने फोन लिया और देखते ही दंग रह गया। कॉल का टाइम वही था जब मैं गुड्डू के पास बैठा था, लेकिन आत्मा ज्ञान तो गुड्डू का अकाउंट था ना। मैं यही सोच ही रहा था कि अचानक मेरा फोन फिर बज उठा। मरना है क्या, फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं चौंक गया। तुम लड़की हो? उधर से आवाज आई। मेरे प्रोफाइल में साफ लिखा है कि मैं लड़की हूँ, खुद नहीं देखा और अब मुझ पर सवाल कर रहे हो? फालतू बातें छोड़ो, अगर जिंदा रहना है तो तुरंत पूरी कहानी बताओ। मैं अभी तुम्हारे गाँव आ रही हूँ। मैंने जल्दी जल्दी पिछले कुछ दिनों की सारी बातें उससे बता दी। वो सुनकर बोली, मतलब तुम्हारा दोस्त मेरा नाम लेकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मरी हुई बचपन की दोस्त है और तुम्हारे पड़ोस वाला काका तुम्हें एक खतरनाक ताबीज दे रहा है। वाह, एक इंसान को इनमें से एक भी चीज मिल जाए तो काफी है, और तुमने तो 3-3 झेल ली। फिर वो बोली, खैर अच्छी बात है कि अभी तक तुम जिंदा हो, अब आगे से सिर्फ मेरी बात मानना। उसी रात मेरे कमरे का दरवाजा छू की आवाज के साथ खुला। मैंने तुरंत कहा, कौन है? आवाज सुनकर अंदर आने वाला भी चौंक गया। वो गंगाराम काका थे। वो धीरे से बोले, चुप रह, वो चीज बाहर है। इतना कहते ही दरवाजा जोर से टूटकर खुल गया। संगीता पूरी तरह भीगी हुई अंदर घुसी। उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू और ठंडी हवा आ रही थी। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गया। वो घबरा कर बोली, तुम ठीक हो ना? जब उसने देखा कि मैं सही सलामत हूँ तो उसने गुस्से में काका की तरफ देखा। मुझे पता है तुम क्या करने वाले थे। जब तक मैं हूँ तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। काका बोले, संगीता वो अभी बच्चा है, तुम्हारी मौत में इसका कोई हाथ नहीं है। अगर बदला लेना है तो मेरी जान ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो। संगीता ठंडी आवाज में बोली, अच्छा मेरी जान इतनी सस्ती है क्या कि तुम दोनों इसके लिए लड़ रहे हो? तभी बाहर से पानी के बहने जैसी आवाज आई, जैसे कोई संकेत हो। अचानक संगीता बेचैन हो गई। उसी समय काका ने मौका देकर उसके चेहरे पर चाकू मार दिया। एक झटके में संगीता के चेहरे पर जगह जगह मछली के चमकते हुए स्केल दिखने लगे। काका हंसते हुए बोले, अब भी मेरे सामने अकड़ दिखाएगी? वो दोबारा हमला करने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसने नीचे देखा, उसके सीने में एक जंग लगी मोटी कील धंसी हुई थी। वो हैरानी से मेरी तरफ मुड़ा। रोहित तू? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका शरीर सूखने लगा और 1 मिनट के अंदर वो काले कीचड़ में बदलकर जमीन पर फैल गया। संगीता अपना चेहरा पकड़कर मुझे घूरने लगी। तुमने ये कब किया? मैं बोला। शुरू में मुझे भी काका पर शक नहीं था, लेकिन फिर मैंने एक पुरानी फोटो देखी जिसमें मैं और मेरी दादी थे और पीछे काका भी दिख रहे थे। तब वो आज से भी ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। फिर मैंने सोचा, इतने सालों में वो बूढ़े क्यों नहीं हुए, बल्कि और जवान कैसे हो गए? और वो ताबीज, उन्होंने कहा था वो रक्षा करता है, लेकिन दादी के पहनने के बाद उनकी हालत बिगड़ती गई और कुछ सालों में उनकी मौत हो गई, जबकि काका और जवान हो गए। तभी मुझे समझ आया, उस ताबीज में कोई काला जादू था। बाकी जो कुछ वो बोल रहे थे वो सिर्फ मुझे फंसाने के लिए था। अब काका मर चुके थे। मैंने संगीता की तरफ देखा। वो पूरी तरह थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, तुम आखिर मेरे पास क्यों आई? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? वो जवाब देने ही वाली थी कि तभी दरवाजे से आवाज आई, रोहित सो गए क्या? ये गुड्डू था। अगर संगीता मुझे मारना चाहती तो अब अगला निशाना गुड्डू ही था। गुड्डू अंदर आया, मुझे देखकर बोला, अरे तू ठीक है? लेकिन उसकी आवाज में हल्की निराशा थी। फिर उसने संगीता को घूरा और उसकी आंखें चमक उठी। इसका रूप बदलना फेल हो गया है, जल्दी यही मौका है इसे मारने का। अगर ये मर गई तो हम सब बच जाएंगे। उसने मुझे एक चाकू दिया। खड़े क्या हो, मार इसे। मैं चुप रहा। फिर धीरे से बोला, तुम्हें पहले से पता था ना कि काका खतरनाक है? गुड्डू बोला, क्या? वो बूढ़ा, वो क्या करेगा? मैं बोला, गाँव में अब ज्यादातर बूढ़े ही बचे हैं। काका लोगों की उम्र चुरा कर जीते थे, लेकिन वो गाँव छोड़ नहीं सकते थे। तुम्हें ये सब पता था, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया, क्योंकि काका मेरी उम्र चाहते थे और तुम मेरी आत्मा चाहते थे, है ना? गुड्डू का चेहरा बदल गया। क्या बकवास कर रहा है? मैं चिल्लाया। सच ये है कि संगीता को तालाब में तुमने धक्का दिया था। तुम ही उसे पसंद करते थे और जब उसने तुम्हें ठुकराया तुमने उसे मार दिया। फिर तुमने आत्मा ज्ञान बनकर नाटक किया ताकि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। कुछ पल चुप रहने के बाद गुड्डू मुस्कुराया, तो तुझे सब पता चल गया। लेकिन अब फर्क क्या पड़ता है? मैंने उसकी सारी आत्माएं पकड़ ली हैं। बस तू मर जाए तो मेरा हिसाब साफ हो जाएगा। इतना कहते ही उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। अचानक संगीता मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन अगले ही पल गुड्डू के हाथ का कांटा उसके सीने में धंस गया। वो मेरे हाथों में गिर गई। धीरे से बोली, रोहित मैं पानी में नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से ले चलो। और इतना कहकर वो एक लाल रंग की मछली में बदल गई। गुड्डू पागल हो चुका था। वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक लड़की खिड़की तोड़कर अंदर कूदी। उसने जोर से गुड्डू को लात मारी और चिल्लाई, मेरे नाम से नकली अकाउंट बनाता है, गंदा इंसान। उसने तुरंत उसके सिर पर एक तांत्रिक कागज चिपका दिया। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, अब रोना बंद करो। मैंने उस जल आत्मा और इस आदमी की किस्मत बदल दी है। तुम्हारी पत्नी अब शांति से अगले जन्म में जा सकती है। उसने आगे बताया, संगीता चाहती तो तुम्हें मार सकती थी, तुम्हारी आत्मा लेकर अपना काम पूरा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी चमड़ी उतरने की भयानक पीड़ा सहते हुए भी खुद को रोके रखा और तुम्हारे साथ गांव तक आई। लड़की यानी असली आत्मा ज्ञान ने जमीन से एक डायरी उठाई। उसे खोलकर देखा। अंदर हर पन्ने पर बार बार सिर्फ मेरा ही नाम लिखा था। वो बोली, उसकी यादें अब लगभग खत्म हो चुकी थी। वो बस बदले की भावना में जी रही थी, लेकिन तुम्हें याद रखने के लिए उसने तुम्हारा नाम निगल लिया, अपने अंदर समा लिया। इसी वजह से वो झूठी गर्भावस्था जैसी हालत में थी। अब मुझे सब समझ आ गया। संगीता मुझे मछली क्यों खिला रही थी, मेरे घाव पर मछली की खाल क्यों लगा रही थी। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि उससे डर था कहीं वो खुद पर काबू खोकर मुझे खा ना जाए। आत्मा ज्ञान ने सभी आत्माओं को शांति दी। फिर उनकी राख एक छोटे से मिट्टी के कलश में भरकर मुझे थमा दी। वो धीरे से बोली, इसे बाहर की दुनिया दिखा देना जब तक इसका अगला जन्म नहीं हो जाता। मैं उस कलश को हाथ में लिए खड़ा था। दिल भारी था, जिसे मैं डरावनी मछली औरत समझ रहा था। वो आखिर तक मुझसे प्यार ही करती रही।